ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार हुआ है कि 2 दिन तक एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब ही हो गया हो, किसी को ना पता हो कहां है और कहां से सरकार चला रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में भगम भाव का अजीब उदाहरण है, लेकिन खोज आखिर पूरी हुई और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खुद ही गाड़ियों के छोटे काफिले के साथ रांची में मुख्यमंत्री आवास पर प्रकट हो गए। विरोधियों के उन तमाम पोस्टरों को खारिज करते हुए कि झारखंड का सीएम तो भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी के डर से भागा भागा फिर रहा है, हेमंत सोरेन ने कहा कि वो साजिशों से लड़ते रहेंगे। हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखकर खुद वादा किया था कि वो बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का ये उन्हें 10वां सम्मन है। अब तक सिर्फ एक ही बार वो पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं। 1997 में लालू यादव जब चारा घोटाले में जेल गए थे तो जाते जाते पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा गए थे। बड़े समय से चर्चा है कि वही हेमंत सोरेन का प्लान है। सीएम हाउस लौटते ही उन्होंने जो खास नेताओं की बैठक की उसमें कल्पना सोरेन भी थी। अब शाम को 7 बजे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के सारे विधायकों की बैठक है। मुमकिन है इसमें कुर्सी का उत्तराधिकारी लॉक हो जाए, क्योंकि ईडी और सोरेन में अब बस कुछ ही घंटों की दूरी है। वहीं ईडी का एक्शन बिहार में भी चालू है। लेट फॉर जॉब मामले में लालू के बाद आज तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है। आरजेडी झंडे डंडे लेकर विरोध कर रही है। ईडी के लपेटे में इंडिया अलायंस के नेताओं की लंबी लिस्ट है। इन्हीं में से एक शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि देश में ईडी ने आतंक मचा रखा है, हमारी सरकार बनी तो हम भी देख लेंगे। एक तरफ गठबंधन कह रहा है कि ईडी सिर्फ एक हथकंडा है, फिर उसके नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर हम भी चोर सिपाही खेलेंगे। जिसको तकलीफ है 11,000 रुपए का इनाम रखा गया था आपके ऊपर। मतलब क्या है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। हमारे राम ही इतना मजबूत है, तभी सीता माता की बारी नहीं है। सारी चीजों के लिए तैयार हैं। जो साजिश रची जा रही थी उसको नेस्तनाबूद किया है और आगे भी करेंगे। बाबूलाल मरांडी जिनके पास 11 पैसा का औकात नहीं है, वो 11,000 रुपया का इनाम भी घोषित कर दिए और शेर की तरह अभी माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर बापू वाटिका से चले भी गए। ईडी के सामने जाना तो पड़ेगा ही, जाए जाके अपना एक्सप्लेनेशन दें। इन सब के कर्म आ रहे हैं सामने और कुछ नहीं। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। 10 साल आपने किया, अब हमारी भी आ जाएगी ना, तब देख लेंगे। गजब है राजनीति। हमारी बारी आएगी तो हम भी देख लेंगे, मतलब कोई चूकता नहीं है। सही सभी से बात करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मोहन कर्माकर जेएमएम के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सारिका पासवान जी आरजेडी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, AK वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मोहन कर्माकर जी, कहाँ चले गए थे मुख्यमंत्री जी 41 घंटे? देखिए, मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं गए थे। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में ही देश में ही है, देश से बाहर कहीं नहीं गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का, उसके IT सेल के द्वारा हो, चाहे उसके मोदी मीडिया के द्वारा हो, इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह का हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में एक गलत तरह का बयानबाजी और गलत तरह का प्रचार इन लोग कर रहे हैं। जब से सरकार में हम लोग बैठे हैं, चुनाव के बाद से ही, उसी समय से ही सरकार को अस्थिर करने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा
कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रभावित कर रहा संवैधानिक संस्थाओं को भी, और उनके इशारे पर आज देख रहे हैं जिस तरह का झारखंड सरकार को भी परेशानी या प्रताड़ित करने का जो काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये देश की तमाम जनता जान रही है और राज्य की जनता भी इस चीज को देख रही है। एक चुनी हुई सरकार जो कोरोना काल को भी किस तरह से उन्होंने संभाला, ये इस क्षेत्र की, इस राज्य की जनता को किस तरह से राहत दिलाने का काम किया, और उसके बाद जो समय मिलने के बाद राजहित के लिए यहाँ के लोग किस तरह से आगे बढ़े, कैसे लोगों को हर क्षेत्र में उसका लाभ पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए वे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे आज बीजेपी परेशान है, और परेशान होकर के केंद्र सरकार एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके नोटिस पर नोटिस ईडी के द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि ईडी के समक्ष 2 बार उपस्थित हो चुके हैं और अपना ईडी ने जो भी सवाल पूछा उस सवाल को भी बड़ी बाखूबी से एकदम उसका उत्तर भी दिए। उसके बावजूद भी बार बार नोटिस भेजना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 10वां नोटिस भेजना। हमको लगता है कि देश के भीतर में ये पहला ऐसा राज होगा और पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो नन बीजेपी सरकार की है, और उसको 10वां ईडी के द्वारा सम्मान भेजा जाता है। तो इस तरह का हमको लगता है कि ये खाली बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, और राज्य सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है यहाँ पर, उसके काम में किसी न किसी। मोहन जी रुक जाइए, 90 सेकंड आपके हो गए हैं। प्लीज मैं सभी प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम लिमिट का खास ध्यान रखें। अजय लोग जी परेशान कर रहे हैं आप। 10 लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 आपने इसलिए दिए उनको, आप मौका दे रहे थे कि आइए बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाइए। जेएमएम के लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी ये दावा कर रहे हैं। दीपक जी, पहली बात तो ईडी बीजेपी का हिस्सा नहीं है। ईडी एक स्वायत्त एजेंसी है जिसका काम है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेक करना, उसी के तहत नोटिस जारी हो रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ और यहाँ कर्माकर जी भी वही बताएं। शिबू सोरेन आंदोलन से निकले हुए एक गरीब किसान, गरीब परिवार के बेटे, कभी जीवन में नौकरी नहीं की, कभी जीवन में कोई व्यवसाय नहीं किया, पार्लियामेंटेरियन बने, चीफ मिनिस्टर बने, एमएलए बने। हेमंत सोरेन उनके बेटे एमएलए बने, चीफ मिनिस्टर बने। जरा मुझे बताइए, जब जीवन में कोई व्यवसाय आदमी नहीं करता है और कभी नौकरी भी नहीं करता है, BMW कार कहाँ से खरीद लेता है? शांति निकेतन दिल्ली में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सपड़ा साहब भी जानते हो, शांति निकेतन में बंगलो कहां से आ जाता है? ये कौन से कुबेर की धन वर्षा होती है? और सुना कि अभी चैनल देख रहा था कि कल ईडी उनकी BMW पकड़ के ले गई, उसमें से 36 लाख रुपए बरामद हुए। इतने नोटिस के बाद भी 36 लाख मिल जाते हैं। ये कौन सी राजनीति करते हैं प्रभु, बताइए देश को। देश जानना चाहता है। ऐसी राजनीति करेंगे फिर ईडी सीबीआई पीछे भी नहीं लगेगी आपके। क्या खा के आए हैं आप लोग? बता सकते हैं शांति निकेतन का घर कम से कम 200 करोड़ का होगा, कहां से खरीदा? आज जब तेजस्वी अभी जवाब दे रहे हैं वहां पे बैठ के ईडी का, तो ईडी यही पूछ रही है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का घर जो 350 करोड़ का है उसको 4 लाख में कैसे खरीदा, जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, सारिका पासवान जी, बस कैसे खरीदा 4 लाख में 350 करोड़ का घर? बताइए सारिका पासवान जी, ये क्या चमत्कार है? राज साहब के पास माइक भी है। देखिए जी, मेरे पास आपकी माइक भी है। क्या है ना दीपक जी कि ये जो सामंतवादी और पूंजीपति लोग जो है ना, वो चाहते ही नहीं कभी कि ठेला चलाने वाले अमीर हो जाए, पीढ़े पे बैठने वाले लोगों के पास कार आ जाए, टेम्पो और रिक्शा से घूमने वालों के पास संपत्ति हो जाए, वो कुर्सी पे बैठने लगे। ये इन्हें बर्दाश्त है क्या? जिन पे हमेशा दलितों, पिछड़ों पे, गरीबों पे, शोषितों पे इन्होंने हमेशा प्रताड़ना का काम किया है, शोषण करने का काम किया, भला इनको पचेगा क्या कि उनके पास गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े हो जाए? तो देखिए, ये वो मानसिकता के लोग हैं ना जो हमेशा से ही अपने आप को कुर्सियों पे, और इन लोगों को हमेशा हम लोगों को नीचे ज़मीन पे बैठना, और उन्हें वही देखना पसंद आता है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उनके मुंह में आवाज़ उन्होंने दिया, तो इन्हें तकलीफ लगने लगा, इनको जंगल राज लगने लगा। भाई मुझे समझ में नहीं आता है, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक वो तो किसी को नौकरी नहीं दे पाए। कोई मंत्रालय वाले मंत्री किसी को नौकरी दे सकते हैं क्या? अरे भाई क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, ये लोग अडानी, अंबानी और ये सब डीलर वाले लोग हैं, तो इन लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना। एक आम आदमी की तरक्की
उनको शिक्षा उससे वंचित रखना, उनको धन से वंचित रखना, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना, यही तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक करते आए हैं। तो कोई गुरेज नहीं है, हम जांच से नहीं घबराते हैं, हम तो लगातार जांच का समर्थन दे रहे हैं इनको। भाई आए हमारे कल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी भी आए, इतने अस्वस्थ हालत में भी 10 घंटे वो बैठे हैं ऑफिस में और उन्होंने तमाम प्रश्नों का जवाब दिया। आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आए हैं, आपके जांच में हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उठता है दीपक जी, प्रश्न उठता है कि ये कैसी जांच के नाम पे आप अपने विपक्षियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ बोल लिया, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 150 या 200 या 250 या 350 बता रहे हैं, 150 करोड़ के आसपास का बंगला 4 लाख में कैसे खरीदा तेजस्वी जी ने, बताइए ना। तो हम तो, अरे भाई सबसे पहले तो आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया, इनको बर्दाश्त नहीं है कि ठेला चलाने वाले का घर हो जाए, इनको बर्दाश्त नहीं है कि पुलिया पे बैठने वाले का घर हो जाए, इनको बर्दाश्त नहीं है। अरे ये तो 100 बीघा के वो जोतेदार है ना, जो सोचते हैं ना कि सिर्फ यही इनके पास जमीन हो, इनके पास महल हो और इनके काम काज करने वाले हम लोग हो। वो गरीब, वो दलित, वो पिछड़ा, वो शोषित आदमी जो है ना इनके घर में चाकरी करे, ये इन्हें बर्दाश्त है। नहीं है बर्दाश्त इन्हें तो क्या कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो। मैं लपेट रहा हूं दीपक जी, मैं लपेट रहा हूं, और धागा लपेटते हैं ना, मैं लपेट रहा हूं। सारिका जी बोल रही है, मैं लपेट रहा हूं, जवाब नहीं मिलेगा। ये ईडी ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके रिलीज किया, मेरे बोल नहीं है कि इन मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। और यही जवाब नहीं मिल रहा है राहुल गांधी से भी, जब पूछा जाता है कि नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ का घोटाला कैसे किया, जवाब नहीं मिल रहा है। यही जवाब सोनिया गांधी से भी नहीं मिल रहा है, यही जवाब हेमंत सोरेन से भी नहीं मिल रहा है कि कहां से लाए ये सब पैसा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। किसको नहीं अच्छा लगता है कि एक सामान्य घर का लड़का बहुत आगे बढ़े, अपनी मेहनत से आगे बढ़े, सरकार उसको सारी वो सुविधाएं देती है। लालू जी तो गजब का सामाजिक न्याय किए भैया, ऐसा सामाजिक न्याय किए कि सारा सामाजिक न्याय घर ही में आके रुक गया। एक बेटा उप मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा मंत्री, तीसरी बेटी सांसद, चौथी बेटी भी आने की तैयारी है, क्या पत्नी एमएलसी। गजब सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय पूरा समाज का घर ही में आ जाता है। सपा की लिस्ट अभी जारी हुई, अभी देख रहा था। हाँ देखिए क्या सामाजिक न्याय, अक्षर यादव भाई लड़ेगा, धर्मेंद्र यादव लड़ेगा, डिंपल यादव लड़ेंगी, सामाजिक न्याय है ये सब। अरे ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो संगम है ना, ये संगम, इस पर तीखा प्रहार हो रहा है हर जगह से। और जनता ये मानने को तैयार नहीं है। वो गरीब जनता पूछती है कि आपको मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए भेजा गया था, आपको मुझे चूसने के लिए नहीं भेजा गया था, आप मुझे चूस के BMW और फेरारी पे चढ़ने के लिए आपको नहीं भेजा गया था। और उसको इतना फेवरेटली आप डिफेंड कर रही हैं कि गरीब को बैठना नहीं देखना चाहते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं 100 बीघा का जोत और पता नहीं क्या क्या। अरे सिंपल भ्रष्टाचार। ठीक है, मोहन कर्मकार जी कुछ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर, बताइए ना। शांति निकेतन का घर कैसे आया, क्या शिबू सोरेन के बेटे कोई व्यवसाय करते हैं, क्या शिबू सोरेन जी ने कोई व्यवसाय किया जिससे धन एकत्रित हुआ। भाई एमएलए एमपी की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती ना कि दिल्ली के शांति निकेतन में एक बंगला खरीद लें, कम से कम 200 से 300 करोड़ का होगा वो बंगला। देखिए ये हम और आप ये तय नहीं करेंगे कि कितना का बंगला है, कितना का उनके पास प्रॉपर्टी है। अरे सर हर मार्केट प्राइस होती है हर चीज की, कहने का मतलब है सर्किल रेट के हिसाब से तय होता है कीमत क्या है, ये आप भी जानते हैं। ना इस चीज को हम नहीं मानते हैं, ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। ये जो भी है, और ये आईटी डिपार्टमेंट का देखने का है, ये ईडी का देखने का नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट का देखने का है। दूसरी बात, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो रिटर्न ऑफ फाइल करते हैं, उनका सिया, उनका सारा चीज इस चीज को दे चुके हैं, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जो भी चीज, सारा चीज को दिखाएंगे। ये सारा वाइट है, कहीं भी कोई भी जगह से ये इलीगल चीज नहीं है। जहां भी जो चीज सामने आ रही होगी तो इसमें कहां से कहां जुड़ा हुआ है नहीं है, ये इसका लीगल टीम उसका जवाब देंगे। हम और आप बैठ करके इस पर हम लोग किसी को दोषी ठहरा देना, हमको लगता है ये उचित नहीं होगा। आलोक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कई विषय पर लोग सवाल पूछते हैं, कई मामले पर उससे प्रधानमंत्री केयर फंड पहले से बना हुआ था, उसके बावजूद भी इन्होंने बनाया। उस पर जब पूछता है कि उसका हिसाब किताब बताया जाए, जनता को जानने का अधिकार है, तो उसमें बोलता जनता को इसमें जानने का कोई अधिकार नहीं है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। उसी तरह पेगासस के मामले पर सवाल पूछा जाता है, उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। कई बेरोजगारी पर उससे जवाब मांगिए, उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है। महंगाई पर जवाब पूछिए तो उस पर भी जवाब नहीं दिया जाता है।
बाहर में लोग सवाल पूछते हैं तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। सदन में पूछते हैं उस पर सवाल तो लोग उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये किस तरह का शासन व्यवस्था है? आलोक जी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, उसके बाद बताए। हेमंत सोरेन एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, कहीं से भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। आज जो भी आरोप उसके पार लगाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तरह षड्यंत्र कर रहे हैं आलोक जी। आप विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर षड्यंत्र कर रहे हैं आलोक जी, सीधा आरोप है आप पर। मोहन जी रुक जाइए, आपका टाइम हो गया। हाँ बोलिए। दीपक जी, पटना रांची से चले चार्टर्ड प्लेन लेके लैंड किए दिल्ली एयरपोर्ट पे, पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ईडी खोज रही है। वहां से ऐसा गायब हुए कि रात भर नहीं मिले और रात भर फिर वापस। सोचिए रांची से दिल्ली कितनी दूर है, रात में फिर गाड़ी से पहुंच के छिपते छिपाते वापस रांची। चार्टर्ड प्लेन, एक मिनट, चार्टर्ड खोजने की जरूरत क्या? 10 नोटिस भेज चुकी, आएंगे नहीं तो खोजेंगे नहीं क्या? ईडी को राइट आपको अरेस्ट करने का, पता नहीं है कि नहीं आपको? आप उसको बीच में मत बोलिए, रखना चाहिए, बीच में नहीं बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो कहां से फिर ट्रैफिक होगा? बोल, अरे जो बोल रहा हूँ उसी का जवाब दीजिए ना भाई। पत्रकारों ने पूछा कि आपको तो इमाम घोषित हो गया था, कहां भाग गया था? अरे ये सवाल है, समझ गया तो उसको आप 2 दिन समय इंतजार करना चाहिए। अच्छा मत जाइए, आप मत जाइए, नोटिस का जवाब मत दीजिए, ठीक है ना? आप नोटिस का जवाब मत दीजिए। ईडी कोर्ट पे जाके वारंट लियाएगी, अरेस्ट कर लेगी, तब और चिल्लाइएगा। कल समय दिया गया है, कल समय दिया गया है और ईडी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू जी के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया लोकतंत्र चलाएंगे आप। एकदम लोकतंत्र परिवार में ही रहना चाहिए, परिवार से बाहर नहीं, परिवार से बाहर लोकतंत्र नहीं जाना चाहिए। अमित शाह का बेटे में बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाते हैं, परिवार से बाहर लोकतंत्र नहीं जाना चाहिए। बेटा सांसद बन जाते हैं। ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाता हूँ, सीधे चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूँ। सापरा साहब, क्या हो रहा है? सबके ऊपर भ्रष्टाचार, किसी के आपके सांसद के यहाँ से 350 करोड़ मिलते हैं। अब देखिए BMW से 36 लाख मिल गए हेमंत सोरेन की। देखिए दीपक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पर वो खबर देखी थी कि तमिलनाडु के अंदर। सापरा साहब, मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूँ, आप ही से बहस शुरू करूंगा, लेकिन इस वक्त बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। 3 से 4 दिन में कैबिनेट का विस्तार होगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बहुत बड़ी अभी सिर्फ 3 मंत्रियों ने शपथ ली है। ये बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ी खबर है। कौन कौन आएगा, किस तरह से जातिगत समीकरण साधे जाएंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी भी जिन लोगों ने शपथ ली है, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, ये तमाम राजनीतिक जो राजनीतिक संकेत हैं, जातिगत समीकरणों को साधने की बिहार में सार्थक कोशिश पहले कैबिनेट जिन लोगों ने शपथ ली है उन्होंने ली है। और उसके बाद अब 3-4 दिन में फिर से वहां पर कैबिनेट का विस्तार होगा। चरण सिंह साहब अपनी बात शुरू करिए, शुरुआत से शुरू करें। जी, मैं यही कह रहा था कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जिससे पता चलता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के सेलम में 2 गरीब किसानों को भी ईडी का नोटिस गया था। एक 72 वर्ष का किसान और एक 67 वर्ष का किसान था, जिसके अकाउंट में 450 रुपए थे मात्र। उसको भी ईडी का नोटिस गया था और बाद में तहकीकात करने पर पता चला कि उस जमीन पर, उन किसानों की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता की नजर थी। उनको डराने के लिए वो नोटिस भेजे गए थे। दूसरा उदाहरण देता हूं कि ईडी के 5,906 केस हो चुके हैं, उसमें से मात्र 24 पर कन्विक्शन हुआ है, यानी 0.46 इसका कन्विक्शन रेट है। तो ईडी पर निश्चय रूप से संशय होगा। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के या जुड़े हुए नेता जो हैं या जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पीयूष जैन कानपुर से 270 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। वो पीयूष जैन आज कहां है? वो बाहर घूम रहे हैं।
उसी तरह से विरूपक्षपा जो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के नेता हैं, 10 करोड़ रुपया उनके घर से पकड़ा गया चुनाव के समय। विरूपक्षपा पर क्यों नहीं ईडी तहकीकात कर रही है? एपीजी शिपयार्ड कंपनी ने 22,800 करोड़ का घपला किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, उसका क्या हुआ है? अगर पीयूष गोयल के कंपनी के शेयर अजय पिरामल 1000 गुना पैसों से खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होती है। उसी तरह से अनेक नेता जो विपक्ष में रहते हैं उस समय तो वो नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, जैसे अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा है, या शुवेंदु अधिकारी है। उस समय तो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, कमल डिटर्जेंट से साफ हो जाते हैं, तो ये सदाचारी बन जाते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिससे प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये ईडी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूलकिट का हिस्सा बन चुका है। के वाजपेयी जी, क्या ईडी चुनावी टूलकिट का हिस्सा है? और क्या वाकई ईडी में कन्विक्शन रेट इतना ही कम है जितना चरण सिंह सापड़ा साहब बता रहे हैं? आप तो खुद बड़े वकील हैं, बताइए वाजपेयी साहब। देखिए, सप्रा साहब को सब मालूम है, सप्रा साहब अपना फर्ज निभा रहे प्रवक्ता का। ये पूछिए इनसे, 18 पार्टियां इसी आर्ग्यूमेंट के साथ, इसी डाटा के साथ, इसी स्टैटिक्स के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर ये थी कि साहब हमको ईडी और सीबीआई मिसयूज़ करके हमको फंसाया जा रहा है, कृपया हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हमारी इन्वेस्टिगेशन करिए और हमारे क्वैश करिए केस से। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी। तो उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट कहाँ से अवेलेबल है इनको कि ईडीआई मिसयूज हो रही है, सीबीआई मिसयूज हो रही है? मतलब क्यों गुमराह कर रहे हो? कौन इस आर्ग्यूमेंट को मानने जा रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार जो किया है, जैसा भी जिसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये सरकार का और सरकार के मुखिया का 2014 से बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है। ये नाम गिनाने से नहीं चलेगा। जिन जिन के आपने नाम गिनाए ना, किसी को क्लियर चिट नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इन्वेस्टिगेशन जब तक जारी रहती है जब तक एविडेंस की कड़ियां नहीं मिलती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखी जाती है। अगर उसमें कोई एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट फेंक के मारती है कि नहीं कोई केस नहीं बनता है, चलिए डिस्चार्ज करिए इसको। ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरे संजय सिंह, ये सब 1.5-2 साल से अंदर है। क्यों अंदर है भाई? ये नवाब मलिक एनसीपी वाले वो भी अंदर रह के आए। हम ये कह रहे हैं, देखो, अगर जरा भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने सजा की कि नहीं की? इसको भी जुटला सकते हैं। राहुल गांधी बेल पे है, इसको भी जुटला सकते हैं। सोनिया गांधी बेल पे है, इसको भी जुटला सकते हैं। जनता इस बहकावे में नहीं आने वाले। जी, मैं उत्तर दे दूं? बिल्कुल। आप एक लाइन बस बोलना चाहता हूं दीपक जी। अजय आलोक जी, चरण सिंह जी के बाद मैं कह रहा हूं कि बस दो लाइन बोलना चाह रहा हूं। मैं सापड़ा साहब को तो मैं सोचता था कि सापड़ा साहब बहुत अपडेटेड रहते हैं, लगता है आज कुछ गड़बड़ हो गई है। सापड़ा साहब, पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई, पिछले 9 वर्षों में ईडी का कन्विक्शन रेट पीएमएलए एक्ट में 93% है, चेक कर लीजिएगा। और दोबारा अब ये मत बोलिएगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट 2% है। दर्शक सब चेक कर लेते हैं। पिछले 9 वर्षों में ईडी का कन्विक्शन रेट 93% पार्लियामेंट में सबमिटेड है, लोकसभा में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी, कोट कर रहा हूं, ठीक है ना? इसे गलत डेटा नहीं, फंस जाइएगा। अब बोलिए। हाँ, मैं अभी उत्तर दे दूं? बोलिए। देखिए, पंकज चौधरी जिनका आपने नाम लिया है, और आप दोनों कितनी स्पष्टता से ये बातें रखते हैं। मैंने कहा 5,906 केस, लोकसभा में से 25 केसों पर ट्रायल हुआ और 1 मिनट चुप रहिए, 25 केसों पर ट्रायल हुआ और 24 केसेस पर कन्विक्शन हुआ। वो 24 और 25 के आंकड़े को देख करके आप 93 या 96% बोल रहे हैं, लेकिन 5,906 केस कहां है? वो 5,906 केस में अगर आप 24 केस का कन्विक्शन देखेंगे तो 0.46 आता है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है या पंकज चौधरी को नहीं आता है तो ये हमारी गलती नहीं है। आप पार्लियामेंट के पटल पर भी देश की दिशा भूल कर रहे हैं, देश की जनता की दिशा भूल कर रहे हैं, और आप मीडिया पर बैठ करके ये दिशा भूल कर रहे हैं। 5,906 केस का उल्लेख ना पंकज चौधरी ने किया ना आप कर रहे हैं। दूसरी बात यह है
कि आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा पानी चोर, शुवेंदु अधिकारी भाग शुवेंदु भाग, इस तरह के वक्तव्य, नारायण राणे आप कहते थे महाराष्ट्र का सबसे भ्रष्ट मंत्री, अब ये सारे आपके मुख्यमंत्री या लीडर ऑफ ऑपोजिशन या केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। फिर मुझे बताइए, नोटिस मात्र विपक्ष को जाता है, अजीत पवार को क्यों नहीं अभी नोटिस जा रहा? क्योंकि वो आपके साथ है। हसन मुशरिफ को क्यों नहीं जा रहा? छगन भुजबल को क्यों नहीं जा रहा? भावना गवली को क्यों नहीं जा रहा? यामिनी जाधव को क्यों नहीं जा रहा? प्रताप सरनायक को नोटिस क्यों नहीं जा रहा? यानी जो आपके साथ में जुड़ जाए वो पाक साफ हो गया। नरेंद्र मोदी ने कमल डिटर्जेंट से उसको धो दिया, यही बात है ना। तो आपका ये दोहरा चेहरा जो है, दोहरे मापदंड है, ये ईडी के जो दोहरे मापदंड है, जो आप भारतीय जनता पार्टी के ये सारी एजेंसियों को लेकर के, एजेंसियों के आश्रय पर चुनाव जीतना चाहती है, देश की जनता ये देख रही है और देश की जनता अब हिसाब मांगेगी लोकसभा के चुनाव में। अजय आलोक जी, जो कहा है चरण सिंह सापरा साहब ने, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। नहीं, 2019 से आप यही बात नहीं सुन रहे हैं। 2019 के इलेक्शन के पहले से ये सब बातें नहीं सुन रहे हैं। चाहे चरण सिंह सापड़ा हो, चाहे सपा हो, जैसे अभी बताया वाजपेयी जी ने कि सारे विपक्ष एक ही रटाया लाइन बोलता है। 100 बार समझा चुके हैं, 100 बार दिखा चुके हैं, किसी पे केसेस बंद नहीं हुए, बाकी लोग कोर्ट से बरी हुए। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। क्या आप मानते हैं अजीत पवार करप्ट हैं? क्या आप मानते हैं अजीत पवार करप्ट हैं? क्या आप मानते हैं अजीत पवार और शरद पवार करप्ट हैं? आप मानते हैं? मैं इसका उत्तर दूंगा, क्लियर रहेगा, बोलिए ना, करप्ट हैं। अब उत्तर बाद में दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। आप एजेंसी जब तक हाँ पहले आगे नहीं कर रहे। बीच में मत बोलिए ना, देखिए मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा 5,500 करोड़ का। अरे राजा रानी आपके यहाँ होता होगा भैया, हम लोग राजा रानी नहीं, हम लोग जनता है। 5,500 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला है। माँ बेटे दोनों बेल पे हैं, कल कन्विक्ट हो जाएंगे तो मानेंगे, उनको पार्टी से निकाल देंगे। पूरी की पूरी संपत्ति हड़प ली है माँ बेटे ने अपने नाम पे। ये ओपन एंड क्लियर शट केस है, न्यायालय में जाएगा। ओपन एंड शट केस है, न्यायालय पहले ही बोल चुका है कि एविडेंस है। जब गए थे क्वैश करवाने के लिए, उस पर आपने एक लाइन नहीं बोली नेशनल हेराल्ड केस के। कितना प्यार से गोल कर गए नेशनल हेराल्ड को, ले आए झूठ मूठ का कि ईडी जबरदस्ती फंसा रही है, ये कर रही है, वो कर। अरे आपके कृत्य ऐसे हैं, फंसते क्यों? नीतीश कुमार भी तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, नवीन पटनायक भी तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों नहीं ईडी सीबीआई कभी जाती है उनके पास? फंसते क्यों हैं? गुलाबी नोटों की गड्डियां आपके यहाँ मिलेंगी, 200 करोड़ 300 करोड़ का कैश आपके एमपी के यहाँ मिलेगा, 350 करोड़ का। धीरज साहू भूलिए मत, धीरज साहू कहां से आया इतना पैसा? कोई जवाब तो होता नहीं है आपके पास। उसके बाद बोलते हैं कि ईडी सीबीआई फंसाती है। मैं कह रहा हूं, 70 साल से देश को लूट के रख लिया भाई। मैंने कहा नहीं, पीयूष जैन के पास में 270 करोड़ में जाए ना। अब मैं बोल, अगर मान लीजिए हम लोग, अरे भाई अगर हम लोग नहीं, हम लोग एक मिनट सुनिए, आप जो पीयूष की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, एविडेंस लेके कोर्ट में जाइए भाई। अरे भाई, अगर हमारी बारी आई तो कोर्ट में जाइए, यानी एजेंसियां क्या काम के लिए हैं फिर? तो सवाल यह है कि पीयूष जैन के घर से 270 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, उसे आप बेल पर छोड़ जाते हैं, देश आपसे सवाल न पूछे। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर बेल कोर्ट देता है भाई, सरकार नहीं देती। का आरोप लगा उसके बेटे के ऊपर। एक मिनट सुनिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगा है। जगमनदीप सिंह ने कनाडा से बैठ करके अपना नंबर दिया, अपनी ईमेल आईडी दी और कहा कि ईडी, सीबीआई या देश की जो एजेंसी मेरे पास पूछताछ करना चाहती है, मुझे फोन से भी संपर्क कर सकती है, यहां भी आ सकती है, और अगर मुझे कहेंगे तो मैं भारत आने के लिए तैयार हूं। क्या देश की किसी एजेंसी ने उस जगमनदीप सिंह को बुलाया? क्यों नहीं आप तहकीकात करना चाहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है देश भारत में बुला के 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, और आपने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रमोट कर दिया, स्पीकर बना दिया आपने मध्य प्रदेश की असेंबली का। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। यानी अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारी जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। बहुत अच्छी राजनीतिक समझ है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने कुकर्म हैं, जितने कुकर्मी नेता हैं, उनको नेशनल हेराल्ड पे बोलिए, ये आपकी रणनीति है। नेशनल हेराल्ड पे बोलिए ना। शाह अगर उनका 6 महीने में नेशनल हेराल्ड टाइम अगर उनकी वो टर्नओवर बढ़ती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नेशनल हेराल्ड पर बोलोगे, विरूपक्षपा में नहीं बोलोगे।
विरूपक्षपा पे बोलिए, विरूपक्षपा बोलिए नेशनल हेराल्ड बोलिए। 10 करोड़ रुपया कैश मिला था ना, नेशनल हेराल्ड मां बेटे में बोलिए। उसी तरह से कर्नाटका के और 2 नेताओं के घर से मिला था ना, रेड्डी ब्रदर के घर से कितने करोड़ रुपया मिला था? डीके शिव कुमार, येदियुरप्पा को जेल, येदियुरप्पा को जेल जाने तक आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये शाह और तानाशाह ने इस देश को दिखा दिया है कि देश के अंदर तानाशाही चलेगी और तानाशाही चल रही है। ये खुलेआम प्रमाण है। आज का चंडीगढ़ का महानगर पालिका का चुनाव भी देखिए, ये तानाशाही का प्रमाण है। किस तरह से आपने अपने ही आदमी को काउंटिंग एजेंट बिठा दिया, अधिकारी बना करके बिठा दिया, और उस चुनाव को भी आपने रिगिंग किया है। तमाम सारी चीजें जो है ये दर्शाती है कि देश के अंदर अनडिस्क्लोज्ड इमरजेंसी आ गई है। देखिए दीपक जी, ये सरफराज साहब वैसे बहुत बढ़िया आदमी है। अरे सुनो ना एक सेकंड, अरे यार सुन तो लो, सरफराज साहब सुन लो ना। आपने ये कहा कि 5496, अरे यार सुन लो ना। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपका ही जवाब दे रहा हूँ, आपकी समझ का जवाब दे रहा हूँ। 5496 केस में आप खुद ही बता रहे हो कि 25 का ट्रायल हुआ है। अगर ट्रायल ही 25 का हुआ है, 24 कन्विक्ट हो गए, तो कितने परसेंटेज बनी? जिनका ट्रायल नहीं हुआ उनको कैसे कन्विक्शन हो जाएगी? सवाल ये ट्रायल में एक सेकंड, अरे एक सेकंड, सवाल यही है, ट्रायल में 15 साल लगते हैं, 15 साल। बाकी के लोगों को नोटिस क्यों नहीं दे रही? सवाल तो यही है। अरे भाई आप तो वकील हैं। जफरा जी बात तो सुनो ना, आप तो वकील हैं। अरे तो वो इसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? सुनते ही नहीं हो आप तो। अगर 25 पर ही केस चलता है, अगर ट्रायल चलती है, तो फिर ये काहे की ईडी है? देखिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्रिमिनल ट्रायल, एक सेकेंड, बोलने से थोड़ी होगा। आप तो ऐसे न थे, सवाल नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है ना। 25 तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। आप ऐसे नहीं थे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना। देखो आपके पास, आप नहीं, क्या झूठ बोल रहे हैं? बोलिए क्या झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं, एक बात सुनिए ना, ट्रायल जिसका ट्रायल होगा उसी बोल लीजिए, नहीं तो फिर बोलोगे बीच में बोलता है। अगर ट्रायल पेंडिंग है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्रिमिनल ट्रायल कोई भी केस हो, उसमें 10 से 15 साल लगते हैं मिनिमम। उसका एग्जांपल लालू यादव का केस चारे वाला कब से चला था? 97 से चला और 2018-19 के पास उनको सजा हुई थी। तो एक जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस में डिले इसलिए होता है क्योंकि दोनों पक्षों से गवाहियां होती हैं, और ईडी और सीबीआई के जो केस होते हैं ना, 6,000 पन्ने, 10,000 पन्ने, 150 एविडेंस, विटनेस, तब जाके क्राइम स्टैब्लिश होता है। और उसके पीछे कारण ये होता है कि पूरा मौका मिलना, हाँ नहीं, पूरा समझ लीजिए कानून को समझना भी जरूरी होता है, खाली कहने से, गुमराह करने से नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार कहेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बोलिए, आप बोलते रहिए, उससे हमने तो जो कहना है कह दिया, आप बोलिए जो बोलना है, आप तो बोल ही रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? जनता तो रिजेक्ट कर रही है आपको। आपने एक फार्मूला निकाला कि मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो आज तक तो इकट्ठे नहीं हो पाए। बोलिए। देखिए, पहले तो ये तय कर लीजिए, वो पशुपति पारस ने क्यों कहा चिराग पासवान को कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम? उधर भाग गए, ये पहले ये तय कर लीजिए कि क्या करना है। मैं वहां नहीं, मैंने जवाब दिया उसका आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब सुनिए तो सही। अरे मैं बोल रहा हूँ ना वकील साहब, सुनिए वकील साहब, अगर 5,906 केस, अगर 5,906 केस होते हैं तो क्या आपने ईडी को सवाल नहीं पूछना चाहिए? एज अ नागरिक, मैं एज अ वकील नहीं बोलता हूँ, एज अ पार्टी मैन नहीं बोलता हूँ, एज अ नागरिक क्या आपने सवाल नहीं पूछना चाहिए कि 5,906 केस में से मात्र 25 पर ट्रायल चल रहा है? सवाल पूछ लेता हूं। अजय आलोक जी बताइए, 5,609 केस में से मात्र 25 केसेस का ट्रायल क्यों हुआ, बताइए अजय आलोक जी, और यही आपका कंक्लूडिंग रिमार्क होगा। सबसे पहली बात, बिल्कुल सबसे ज्यादा जब पूरा फिगर दे रहे हैं तो पूरी बात बतानी चाहिए कि ईडी के अगर 100% केसेस हैं तो ईडी के 100% केसेस में मात्र 13.8% केस राजनेताओं पे हैं, ठीक है ना? बाकी सब बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेस में हैं।
अरे नंबर एक, पहली बात सुनिए, 13.8%। केस जो है एक मिनट फिर बीच में बोलेंगे ये। अरे इनको आज दिक्कत क्या हो गई है, क्यों बीच में बोल रही है? क्यों बोल रहे हैं? लगातार आप अपने बीच में बोले जा रहे हैं। ये भी दर्शकों को पता चलना चाहिए। थोड़ा सही ये ऐसी ईडी है, ये ऐसी ईडी है जो 95% केस मात्र विपक्ष के नेताओं के लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। अरे एक मिनट, नहीं लगातार नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। जमाने में क्या 95% केस विपक्ष के नेताओं पर नहीं है क्या? अरे सुनिए तो सही, आप बोलिए। अरे सुनिए ना यूपीए के 10 साल में मात्र। अरे एक मिनट भाई, क्यों है दीपक जी, ऐसे थोड़ी ना बात होगी। ये क्या कर रहे हैं आज? नोटिस क्यों ये बीच में इतना जोर जोर से बोल रहे हैं? अरे सुनिए एक मिनट, कर रहे हैं अजय आलोक जी, आखिरी 30 सेकंड। सफरा साहब ऐसा ना करिए प्लीज। उनको नोटिस आज पता नहीं क्या हो गया, आप सबके बीच में बोल रहे हो और एक ही बात। उनका फेडरल हो कीजिए। वो मैं बहुत स्पष्ट और भैया एक मिनट, इनका फेडरल हो कीजिए दीपक जी। मैं एक बात बता देता हूं, यूपीए के फेडर डाउन नहीं करता है। सम्मान रखिए ना, एक दूसरे का सम्मान रखिए प्लीज। ज्यादा दिख रहे हैं जो ओपन एंड शट केस कर रहे हैं बैठ करके। पूछ रहा हूं, आज तो अजय आलोक जी डॉक्टर कम और जज ज्यादा दिख रहे हैं। केस, अरे मैं ओपन एंड शट केस इसलिए बोल रहा हूं आपके चक्कर में सारिका जी की, लालू जी को तो सजा ऑलरेडी हो चुकी है, छोड़िए ना वो बात। मैं कह रहा हूं यूपीए के जमाने में, 10 साल के जमाने में यूपीए के सबसे ज्यादा केसेस कांग्रेस और विपक्ष नहीं हुए, बीजेपी से नहीं हुए। चोरी की लत है आप लोग में, भ्रष्टाचार।